I know that India, and I respect that India, likes its strategic autonomy. But in times of conflict, there is no such thing as strategic autonomy. We will, in crisis moments. साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय नागेश जी, जय। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक बड़ा इशू सामने आ रहा है। दरअसल अमेरिका के राजदूत ग्रास्टी का एक बयान जो है वो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर वो भारत को नसीहत दे रहे हैं, धमका रहे हैं। क्या मैं उसको समझूं, वो मैं आपसे समझने के लिए आज बैठा हूं, जहां पे वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का वक्त नहीं बचा है, भारत को एक फैसला लेना होगा कि आप जितना दोस्ती निभाओगे, मिलकर रहोगे, उतना ही आगे फायदा भी होगा। तो हम क्या देखें, क्या ये अमेरिका की तरफ से भारत को चेतावनी दी जा रही है, या फिर भारत रूस संबंधों से अमेरिका बेचैन है? कैसे अमेरिकी राजदूत के इस बयान को देखें साहब? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा आज आपने लिया है, बिकॉज ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है फॉरेन पॉलिसी में, ये काफी प्रेवलेंट हो गया। अभी आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन ने भी एक स्टेटमेंट दिया था 2022 में कि हमको चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस रखने हैं और हमको अमेरिका के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रहना। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी, मैक्रोन ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि हम चाइना के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं और हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी रखना चाहते हैं। तो आज का जो युग है एक इंटर डिपेंडेंस और मल्टी डिपेंडेंस का युग है। कोई भी देश अपने आप में सक्षम नहीं है। नो नेशन इज एन आइलैंड बाय इटसेल्फ, ये मैं मानता हूं। तो आपको दूसरे देशों के साथ अपने संबंध रखने पड़ेंगे, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ये मतलब नहीं है कि आप टोटली आप अलग हो जाएंगे और आप नॉन अलाइनमेंट का, आपको याद होगा एक टाइम पे नॉन अलाइनमेंट का भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में था। तो आपके व्यूज को समझना चाहिए कि नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बहुत फर्क होता है, और देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए बात करते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है एम्बेसडर की, ये एक काफी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। और क्यों दिखा रही है? बिकॉज एक टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स को डिक्टेट करता था। आज यूनाइटेड स्टेट्स की ये स्थिति है कि यूरोप में, मिडल ईस्ट में, एशिया में, अफ्रीका में यूनाइटेड स्टेट्स का दबदबा बहुत कम हुआ है। और आपने सऊदी अरेबिया को भी ये देखा है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला था कि सऊदी अरेबिया को अपने ऑयल प्राइसेस को कम करने के लिए, तो सऊदी अरेबिया ने उसको मना कर दिया। तो हम ये एक चेंज देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, और ये एक फ्रस्ट्रेशन है इसको यूएस एम्बेसडर की कि वो एक ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है। और फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंडिया रशिया को, स्पेशली जब सैंक्शंस लग रहे रशिया के ऊपर, वो नहीं चाहता कि इंडिया एक ऐसा स्टैंड ले कि वो रशिया के साथ ज्यादा एंगेज करे। और हम अपने देख लिया कि रशिया के साथ हमारी एंगेजमेंट बढ़ गई है। आप AK-203 राइफल के एग्जांपल ले लीजिए, आप APFS DS जो आपका मैंगो प्रोजेक्टाइल है, जो प्रोजेक्ट इंडिया में आ रहा है, जिससे हमारे फौज में 10 साल से डेफिशिएंसी है आर्मर्ड पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड सैबो की। ये एक ऐसा एमुनिशन है जो टैंक से फायर होता है और टैंक गन से फायर होता है। और हमारे T-72 और T-90 टैंक जो रशिया ओरिजिन के हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। आज इंडिया की जो फौज है, तकरीबन 70 से 75% जो इक्विपमेंट है वो रशिया का है। आप नेवी को ले लो तो वो 85% है, एयरफोर्स का ले लो तो आप 80% है। तो भारत के लिए एक ये Catch-22 सिचुएशन है। भारत को रशिया के साथ
किसी भी हालत में एंगेज करना पड़ेगा। और दूसरा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मैं कल एक्चुअली ठीक है। पढ़ रहा था जब आपका ये आया कि हमने डिस्कशन करना है, और मैंने ये पढ़ा कि 890 मिलियन डॉलर्स का फर्टिलाइजर जी। यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनियों ने रशिया से पिछले साल और इस साल खरीदा है। ओके। और वो जो फर्टिलाइजर है, यूरिया है, फॉस्फेट है, वो गैस लेनी रशिया से बंद कर दी है। पर ये जो जी। फर्टिलाइजर है, ये नेचुरल गैस को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करता है। और ठीक है सर। ये फर्टिलाइजर अमेरिका ले रहा है। उसी अब ओके। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स आ गए। अब जी। एक अम्बेसडर अमेरिका का बोलता है कि आप इसको रशिया से क्यों एंगेज कर रहे हैं, तो अमेरिका खुद एंगेज कर रहा है। चाइना के साथ अमेरिका एंगेज कर रहा है। मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट आज अमेरिका का चाइना के साथ। तो हर जी। एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है राजेश जी। ये बोलना कि इंडिया की ये पॉलिसी गलत है, ये जो मैं नहीं मानता ये। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर की भी किताब में अगर आप इसको पढ़ेंगे, द इंडिया वे, तो आपको इसको पता चलेगा कि आने वाले वक्त में हर एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट की सोचेगा और अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसी तरीके से आगे लेके जाए। लेकिन एक बयान और है सर, मैं उस पे भी बात साथ साथ करना चाहता हूं, क्योंकि ये अमेरिकन एम्बेसडर का बात हमने कर ली, लेकिन जैक सुल्लिवन जो कि एनएसए हैं अमेरिका के, उन्होंने भी चंद दिनों पहले ही एक बात कही कि अगर भारत और चीन के बीच टेंशन होती है तो रूस भारत का नहीं चीन का साथ देगा। और इस चीज को क्या नकारा जा सकता है सर, जब आप एक लार्जर वे में पिक्चर देखेंगे, जब आप देखेंगे कि चीन खुलकर यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है, तो आने वाले वक्त में क्या हम ये नकार दें कि चीन के साथ रूस नहीं जाएगा? कि अगर इंडिया एक पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फॉलो कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट इस बार बहुत जी। अहम थी, बिकॉज ये मुद्दा जो आपने अभी रेज किया है, ये मुद्दा भी प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन के बीच में डिस्कस हुआ है। बिकॉज जो एप्रीहेंशन अमेरिका को है, या जो एप्रीहेंशन हम लोगों को है, वो साफ है कि चाइना के साथ तो युद्ध निश्चित है। आप समझ लीजिए, आज जी। नहीं तो कल ये बिल्कुल सर। युद्ध होके रहे। तो इस युद्ध में भारत की कौन मदद करे? और जब हमारा इक्विपमेंट ही इतना जो रशिया डोमिनेटेड है, तो मुझे जी। ये नहीं लगता कि रशिया कोई साइड लेगा इस युद्ध में। ना तो वो चाइना के साथ जाएगा, ना तो वो इंडिया के साथ जाएगा। जैसे इंडिया की स्टेटमेंट्स यूएन में है यूक्रेन के बारे में, और इंडिया अब्सटेन जी। करता है मोस्टली जो भी मोशंस रशिया के अगेंस्ट रेज होते हैं, उसी प्रकार से आप देखना रशिया भी इंडिया की सपोर्ट में रहेगा। और साइड्स ना लेते हुए चाइना के साथ जी। भी अपने रिलेशंस रखेगा, इंडिया के साथ भी रखेगा। और इस वक्त पे मैं मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स एक की प्लेयर होगा जो इंडिया की मदद कर सकता है। बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स को अब ये अपॉर्चुनिटी नजर आएगी कि जी। अब हम भारत को दिखाएं कि हम आपके जो दोस्त हैं, और हम फेयर वेदर फ्रेंड्स नहीं है, हम ऑल वेदर बिल्कुल फ्रेंड्स सर। हैं। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स से भी हमारी जो सपोर्ट है वो काफी देखने को मिलेगी। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, और एक कमिटमेंट है बिल्कुल दोनों सर। देशों के बीच में, और एक कन्वर्जेंस है फॉरेन पॉलिसी में। तो जब हम ये चीजें देखते हैं कि आप दो देश इतने पास आ रहे हैं, उसी जी। अमेरिका चाहता है कि भारत को अपने खेमे में अंदर ले ले। देखिए, अल्टीमेट अमेरिका का एम क्या है? अल्टीमेट अमेरिका का एम है कि भारत को उभरने नहीं देना, बिल्कुल भारत सर। को डिपेंडेंट रखना। अब वहां से अगर जेक सलिवन की स्टेटमेंट ये भी आती है, पिछले साल एंथनी ब्लिंकन ने भी स्टेटमेंट दी थी, और इसको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने भी दी थी कि जो भी भारत रशिया से ले रहा है, अमेरिका आपको वो दे सकता है, और इसीलिए बिल्कुल सर। आप रशिया का अपना साथ छोड़ दीजिए।
तो अल्टीमेटली हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इंडिया नहीं चाहता कि एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट रहे, क्योंकि कल अगर उसने आपका नलका बंद कर दिया और जी जी आपके पास कोई सामान आना बंद हो गया, तो आप अपने आप को सस्टेन कैसे करेंगे? और इसीलिए बिल्कुल। अब आपने एक ट्रेंड देखा है, जो भी हम डिफेंस डील साइन कर रहे हैं उसमें जो फर्म जिस भी कंट्री से कर रहे हैं वो फैक्ट्री इंडिया में लगाएगी। ओके। तो ये चीज एक चीज सामने आ रही है। आप यूनाइटेड स्टेट्स को भी देखें तो एरोबस भी आ रही है यहाँ पे, जेट इंजन भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे, जी AK-203 मैन्युफैक्चर होगा आपके, जो रशिया का एमुनिशन APFSDS यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा। और अभी 12 प्राइवेट फर्म्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है फॉरेन कोलैबोरेशन करने के लिए और एमुनिशन इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता ओके सर। आप देखेंगे कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंस है वो हमारी शिफ्ट जी होके प्राइवेट सेक्टर पे चली जाएगी। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि भारत में ही हर एक चीज बनेगी। बिकॉज अल्टीमेटली ओके अगर आपको एक सुपर पावर का दर्जा अगर आपको चाहिए और आपको एक वर्ल्ड में रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपके पास एक डिफेंस इकोसिस्टम होना जरूरी है। जब तक ये डिफेंस इकोसिस्टम हमारे देश में नहीं होगा, आप किसी भी बड़े देश की चुनौती का सामना नहीं कर पाए। ठीक है सर, बस एक आखिरी पॉइंट मैं थोड़ा सा और थोड़ा शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगा। नेटो प्रमुख हैं, उनका भी एक बयान आया कि जो सिक्योरिटी है वो एक रीजनल इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। और उन्होंने अपने बयान के दौरान इंडो पैसिफिक पर काफी जोर दिया। क्या हमें मान के चलें जिस प्रकार से साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नेटो के संपर्क में है, कि अब नेटो प्लस का कंसेप्ट पे अमेरिका या नेटो काम कर रहा है और साउथ चाइना सी या एशिया में इसकी एंट्री हो सकती है चीन को कंट्रोल करने के लिए? इस लिहाज से देख सकते हैं चीजों को। बिल्कुल देख सकते हैं, आपकी असेसमेंट से मैं सहमत हूँ। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में, चाहे आप उसको नेटो प्लस का नाम दे, चाहे आपको स्क्वाड का नाम दे, या कोई भी नाम दे, अब आपका स्क्वाड एक्सपेंड भी हो सकता है। आज 4 देश हैं, कल इसमें 6 भी आ सकते हैं। साउथ कोरिया भी इसमें शामिल हो सकता है, जापान भी शामिल हो सकता है, बिकॉज अमेरिका इसकी तैयारी कर रहा है। दूसरा, आपने देखा कि हमारी इसको नेवी और एयरफोर्स और आर्मी की एक्सरसाइजेस भी यूएस आर्मी के जी साथ और जो नेटो कंट्रीज के साथ हम अपनी एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। तो आप देखिए आने वाले वक्त में कोई भी आदमी अगर आपसे अलायंस करता है तो वो भी ये चाहता है कि आप भी उस अलायंस में कंट्रीब्यूट करें। और अगर जी हम जी जी एक इंडो पैसिफिक अलायंस में अगर हम एक हिस्सा बन रहे हैं, तो ये इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, आप देखेंगे कि इंडिया भी इस मिलिट्री अलायंस में जाएगा। वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी एक तरीके का है। और दूसरा, अगर आपने काउंटर करना है चाइना को, और बेसिकली इंडिया इस अलायंस में इसलिए जाएगा क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि अगर हम चाइना को इंडो पैसिफिक में एंगेज रखेंगे तो आप देखेंगे जो प्रेशर लद्दाख के ऊपर है वो कम हो जाता है। तो ये ओके इंडिया की भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि चाइना को इंडो पैसिफिक में एंगेज रखो। आप उसको इसको कोनी मारते दो, कोनी मारते लो। और अगर आप ओके ऐसा करोगे, आप उसको उसको नज करते रहोगे वहां पे, और उसको एंगेज में रखोगे और उसके और जो फ्रंट्स खोलने की कोशिश करोगे, तो वही इंडिया की स्ट्रेटजी में फिट बैठता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो आप नेटो प्लस बोल रहे हो, ये एक रियलिटी बन सकता है।